छात्रों, एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 12 में इन 3 पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है। उनसे किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न बन के आपके पास आएगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी अपने एग्जाम के लिए, विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि आपका एग्जाम पैटर्न आता कैसे है। आपको कक्षा 12 में 3 पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है। सबसे पहले है आरोह, जिसमें गद्य और पद्य दिया होता है। दूसरी है वितान, जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है। और तीसरी होती है अभिव्यक्ति माध्यम, जो हमारे कम्युनिकेशन या फिर हमारे लेखन से संबंधित होती है, जो कक्षा 11 और 12 में एक ही पुस्तक दी हुई होती है। दोनों क्लास में यही पुस्तक होती है। इसके जो विषय वस्तु है उसमें से कुछ चैप्टर्स कक्षा 11 के लिए होते हैं, कुछ चैप्टर्स कक्षा 12 के लिए होते हैं। परंतु आज हम कक्षा 12 के एग्जाम पैटर्न पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। मैं रविकांत प्रजापति आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा तथ्य है मुख्य रूप से वो रहेगा एग्जाम पैटर्न, जो कक्षा 12 में सीबीएसई बोर्ड में आता है। इसी के साथ साथ इस सत्र में जो टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, कुछ बदलाव किया गया है पाठ्यक्रम में, वो भी साथ साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अपेक्षा करूंगा दोनों चीजों को जानने के लिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। कक्षा 12 के आधार, हिंदी आधार, जिसका कोड 302 होता है, उसमें हम सत्र 2023-24 के परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। प्रश्न पत्र में 2 खंड आते हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 40 वस्तुपरक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। मतलब 40 के 40 प्रश्नों के आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उनके उत्तर देने हैं। और खंड ब में वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आंतरिक विकल्प दिए गए होते हैं कि 3 में से 2 करने हैं, 4 में से 3 करने हैं। इस प्रकार विस्तृत रूप से आप आगे वीडियो में जानेंगे। पूरे प्रश्न पत्र में जो आपके अधिकतम अंक होते हैं वो होते हैं 100। 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, प्लस 20 मार्क्स के आपके इंटरनल एग्जाम, जिसके अंतर्गत आपको प्रोजेक्ट वर्क या फिर मौखिक रूप से वाइवा होता है, वॉइस होती है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो भी शिक्षक आपको देंगे वो सब भी इसमें आपको किस प्रकार ये 20 भी 10+10 में डिवाइड हुए हैं, किस प्रकार होंगे, वो पूर्णतः आपको बताया जाएगा। पूरी समय सीमा जो आपको इन 80 क्वेश्चनों को लिखने की है वो 3 घंटे होती है। सबसे पहले आपका जो पूछा जाता है वो होता है अपठित बोध। मतलब आपको अपठित बोध में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अपठित गद्यांश पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, जो अधिकतम सीमा होती है गद्यांश की वो 300 शब्दों की होती है, कि गद्यांश आएगा जिसमें अधिकतम 300 शब्द होंगे। उस गद्यांश पर ही आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उदाहरण में देखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश के आधार पर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। इस गद्यांश पर जैसे हम पूछें कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि हम गद्यांश का मुख्य शीर्षक किस रूप से दे सकते हैं। जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तिलक का जीवन परिचय, स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक का योगदान, विकल्प क ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप इसको पूर्णतः पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इन दोनों में से कोई एक विकल्प, इस गद्यांश का जो विकल्प है वो है स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक का योगदान। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखें, तिलक की राष्ट्रीयता की भावना किस रूप में प्रतिफलित हुई? स्वराज की मांग के रूप में, पाकिस्तान की मांग के रूप में, इंग्लैंड की मांग के रूप में, या फिर सभी? तो यहाँ पर आप गद्यांश में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे स्वराज की मांग के रूप में। इस प्रकार 2 क्वेश्चन यहाँ आपको एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं। इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एक प्रश्न का एक ही विकल्प चुनकर उसे उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस प्रकार आपके 10 नंबर ये गद्यांश से संबंधित हुए। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वो अपठित पद्यांश, मतलब ये तो था गद्यांश, फिर होगा पद्यांश, जिसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। देखते हैं, एक कविता या कविता की कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, जिसके आधार पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक एक नंबर के होंगे। जैसे इस जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है, आप उसका अध्ययन करके पता कर पाओगे कवि ने बाधाओं को दूर करने हेतु क्या बनने को कहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है इन पंक्तियों से। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास ऑप्शन है देवता, कालजयी, दीपक, जहरीला नाग। तो जब आप इस पूरे पद्यांश को पढ़ लोगे, उसके अर्थ को समझोगे, उसके भाव को समझोगे, उसके पश्चात ही आप आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर ये पंक्ति दी गई है, कालजयी बन उसे दलोरे, तो यहाँ पर
ऑप्शन क्या हुआ? बी। इसी प्रकार आप 5 के 5 प्रश्नों के उत्तर देकर अधिकतम अंक जो है 5 यहाँ पर और 10 गद्यांश के पोर्शन, 15 नंबर का आपका अपठित बोध का पोर्शन आता है। ये 15 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं जब आप अच्छे से गद्यांश और पद्यांश दोनों को समझ लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कक्षा 11 में भी आपने पढ़ी होगी। उसी में से इकाई 1 से पाठ संख्या 3, 4 और 5 पर आधारित होंगे। मतलब ये जो 5 क्वेश्चन होंगे इन 3 पार्टों से होंगे। और भी पार्ट होंगे उसमें, परंतु 3 ही पार्ट आपको तैयार करने होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, जिसमें से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कौन से होंगे? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्ट नंबर 3, 4, 5 बोला गया है। तो पार्ट नंबर 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पार्ट नंबर 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, पार्ट नंबर 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। मतलब ये 3 वो चैप्टर हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के लिए तैयार करने होंगे। इसके बाद जो आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्ट नंबर 6, 7, 8 भी कक्षा 12 के लिए है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वहां से आपको क्वेश्चन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन 3 अध्यायों को पढ़कर इन 5 क्वेश्चनों का जवाब भली भांति दे सकते हो, अपने स्कोर को परफेक्ट कर सकते हो। तो जिस प्रकार आप पैटर्न को यदि सही से समझ लोगे तो इस प्रकार ही आपका हिंदी विषय से संबंधित स्कोर बढ़ता चला जाएगा। पैटर्न समझना बहुत ही आवश्यक है। आगे आप बने रहिएगा तो अंत तक इसके सभी तथ्यों पर मैं पैटर्न को पूरा समझा रहा हूं आपको। आगे देखते हैं। जो थर्ड प्रश्न है वो आता है पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आरोह भाग 2 में क्या है? गद्य और पद्य दोनों तरह के हमारे पोर्शन है। तो सबसे पहले पठित काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। इससे पहले जो पद्यांश आया था वो अपठित था, वो आपके सिलेबस में नहीं था, परंतु यहाँ पर जो पद्यांश आने वाला है वो पठित होगा। मतलब जो काव्य खंड है आपका, इस काव्य खंड में जितने भी ये चैप्टर दिए गए हैं, आपके 9 चैप्टर हैं, 9 कवियों की जो कविताएं दी गई हैं, इन कविताओं में से कोई भी कविता यहाँ पर आ सकती है या किसी लंबी कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ पर आ सकती हैं, जिसमें से आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो प्रत्येक कविता को आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाल के पहले से ही तैयार रखने हैं। एक एक कविताओं पर 20-20 या 25-25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बना लेने हैं, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। उदाहरण देखिएगा, यहां पर जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास की, ये पंक्ति कहां है? ये पंक्ति कौन सी कविता की होगी? यदि आपने पतंग नामक कविता वहां पर पढ़ी होगी तो आप जानते हैं कि ये सब पतंग कविता की पंक्तियां हैं। उसमें से आप क्वेश्चन देखें, पद्यांश में वे और उनके सर्वनाम किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, बुड्ढों के लिए। जब आप पूरी कविता को ध्यान से समझेंगे तो आप जानेंगे होगा कविता किन के ऊपर है? बच्चों की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। इसी प्रकार आप 5 क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे इस कविता के माध्यम से, इस पंक्तियों को समझकर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे काव्य खंड की सभी कविताएं। सभी कविताओं पे आपको अच्छे से उनको विस्तृत अध्ययन करके उनके ऑब्जेक्टिव टाइप्स बना लेने हैं, पहले से ही तैयार करने हैं और उनको याद करके रखने हैं। दूसरा आता है पठित गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। जिस प्रकार आपने आरोह से काव्य खंड पे 5 क्वेश्चन आए हैं आपके, किससे? कविताओं से। इसी प्रकार गद्यांश आएगा जो काव्य खंड, जो गद्य खंड है। गद्य खंड में आपके यहाँ पर 6 अध्याय दिए गए हैं। तो इन 6 चैप्टर से कोई भी पार्ट से किसी भी गद्यांश को ले लिया जाएगा, पैरे को ले लिया जाएगा, उस पैरे से संबंधित ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे जिनकी संख्या 5 होगी। तो प्रत्येक अध्याय को आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना होगा, उसको समझना होगा, उसके भाव को, उसके दृष्टिकोण को, उनके कवि कौन है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तभी आप कहीं जाकर उस गद्यांश के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक उदाहरण देखिएगा, फिर जीजी बोली देख तू अभी से पढ़ लिख गया, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। मतलब एक गद्यांश लिया गया है जिससे आप समझ सकें किस पार्ट से ये गद्यांश लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बुआई के लिए किसान किस प्रकार से श्रम करता है, जमीन की निराई गुड़ाई करना, हल चलाना व क्यारियां बनाना, बीज बोना उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन है बुआई के लिए किसान किस प्रकार से श्रम करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो जमीन की निराई और गुड़ाई करता है, हल चलाता है, क्यारियां बनाता है और बीज बोना, मतलब सभी प्रकार के कार्य हैं। तो ऑप्शन सभी सही है हमारे, उपयुक्त सभी सही होंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि पैरे को पढ़कर, पूरे गद्यांश को पढ़कर ही हमें क्वेश्चन का आंसर
देना होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि आरोह भाग 2 से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 आपके पद्यांश पे आएंगे और 5 गद्यांश पे आएंगे। इससे पहले आपका अपठित आए थे और ये पठित है, आपकी बुक से संबंधित है। तो बहुत ही अच्छे आप देख रहे हैं कि 15 नंबर के आपके यहाँ पर आए, 5 नंबर अभिव्यक्ति माध्यम से आ गए और 10 नंबर आरोह की बुक से आ गए। टोटल अभी तक 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आप देख चुके हैं। कितनों में नंबर में से? 80 नंबर में से 30 नंबर के। इसी के साथ साथ आपके अभी जो आपकी तीसरी बुक है वितान, पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2, इस पर भी आधारित जितने भी पार्ट हैं उनमें से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं। कौन से पार्ट हैं वितान के? इस समय 3 पार्ट रह गए हैं, पहले 4 पार्ट थे, तो कौन सा एक पार्ट हटा है वो इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे। तो यहाँ पर पहला पार्ट है सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी जी का है। दूसरा जूझ आनंद यादव। तीसरा अतीत में दबे पांव ओम थानवी जी का। तीनों अध्यायों में से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो आप तीनों के तीनों अध्याय बहुत ही विस्तृत रूप से गहन अध्ययन करके आप इन क्वेश्चनों का अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको सभी एक चैप्टर से लगभग 40 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप बना ही लीजिएगा इसका गहन अध्ययन करते हुए। आगे जानते हैं। उसके बाद ब खंड आता है। आपने देखा कि जो अखंड था उसमें से 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं। कैसे कैसे? 15 नंबर अपठित पोर्शन से आए हैं, 5 नंबर अभिव्यक्ति माध्यम से आए, 10 नंबर आरोह की बुक से आए और 10 नंबर वितान से आए। टोटल 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तु प्रकर्षण, जो आपको गहन अध्ययन करने के बाद ही प्राप्त हो सकते हैं। ये स्कोर, आपका स्कोरिंग जो बढ़ेगा वो गहन अध्ययन के बाद ही बढ़ेगा। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, जो होते हैं वर्णनात्मक प्रश्न जिनका आपको उत्तर देना होगा। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति और माध्यम की जो बुक है उसमें से 16 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। कौन कौन से चैप्टर से आने हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो आएगा अप्रतिष्ठित विषय पर, किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। आपके पास इस प्रकार से 3 या 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे, आपको 120 शब्दों में एक लेख लिखना है जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये 16 में से 6 नंबर तो आपके इसके हुए एक ही क्वेश्चन के। उसके बाद दूसरा बनता है कहानी, नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, अप्रत्याशित विषयों के लेखन पर 2 प्रश्न विकल्प सहित आएगा, 40 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, टोटल 3 प्रश्न आएंगे। आप 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करेंगे जो 4 नंबर के होंगे। और यहाँ पर कौन से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाट्य रूपांतर, रेडियो नाटक, अप्रत्याशित है। यहाँ पर पहले ही दिया गया है कि ये जो सृजनात्मक लेखन संचार माध्यम के 3, 4, 5, 11, 12, 13, ठीक है, इन सब से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सब तथ्यात्मक विषयों पर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे। उसके बाद पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम के लेखन आधारित 3 में से 2 प्रश्न आपके यहाँ पर होंगे जो 60 शब्दों में करने होंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद अगला पोर्शन है पाठ्य पुस्तक आरोह से। इससे पहले आरोह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। पहले काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से आपको 2 का आंसर देना होगा जो 60 शब्दों में होंगे, 6 नंबर के। फिर 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का आंसर देना होगा जो होंगे 40 शब्दों में, 4 नंबर के, मतलब 10 नंबर के आएंगे क्वेश्चन काव्य खंड से। काव्य खंड में वही जिसमें से आपका पहले पद्यांश आ रहे थे, अब उन्हीं सभी कविताओं पर आपको प्रश्न मिलेंगे। तो मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चनों का भी आपको उसी प्रकार अध्ययन करना है जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। उसके बाद आप देख रहे हैं गद्य खंड से 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने हैं 60 शब्दों के जो 6 नंबर के हैं, और 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने हैं 40 शब्दों के जो 4 नंबर के हैं। जो आपका गद्य पोर्शन के 6 अध्याय हैं, इन 6 के 6 अध्यायों का आप विस्तृत रूप से पढ़ाई करेंगे, ध्यान से उनको समझेंगे, जिससे आप इन 10-10 नंबरों का 24 जो नंबरों में से 10 नंबर आपके काव्य खंड और 10 नंबर आपके गद्य खंड से आने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद वितान पाठ से ये परिवर्तन किया है एग्जाम पैटर्न में जो गत वर्ष नहीं था। 2022-23 की जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हुई है उसमें वितान में से ऑब्जेक्टिव टाइप 10 क्वेश्चन आते थे जो पहले बताए गए हैं, परंतु इस बार आपके सब्जेक्टिव टाइप भी 2 क्वेश्चन आएंगे जो 40 शब्दों के होंगे, 2 प्रश्न आपको लिखने होंगे 4 नंबर के। तो इस प्रकार आपका वितान और आरोह से 24 नंबर के डिस्क्रिप्टिव टाइप यहाँ पर हुए और 16 नंबर के अभिव्यक्ति माध्यम में से टोटल 40 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, वर्णनात्मक होंगे, और 40 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो वस्तुपरक होंगे। टोटल 80 नंबर का आप अध्ययन करेंगे इन तीनों बुकों से। तो
मैं अपेक्षा करता हूं आप इन 80 नंबरों का जो पैटर्न है उसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आप विधान के तीनों चैप्टरों से जो 4 नंबर का आना है वो तीनों ही चैप्टर है, इनको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप डिस्क्रिप्टिव टाइप भी क्वेश्चन करके रखें, उनको याद रखें। अगला जो 20 नंबर बचे, आपने जाना कि 40 नंबर तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आए, 40 नंबर डिस्क्रिप्टिव टाइप आए। अब बचे हैं आपके 20 नंबर। 20 नंबर में से 10 नंबर तो हैं आपके श्रवण मतलब ऑडियो सुनने, और 2 है वाचन बोलना। जब आपकी शिक्षक के समक्ष आप कोई पठन कर रहे होंगे, वाचन कर रहे होंगे, उसमें आपको शिक्षक आपका इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और जब शिक्षक आपको कुछ पढ़ा रहे होंगे उस समय आप क्या कर रहे होंगे, श्रवण कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उस पे इवैल्यूएशन करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे अपना, आपने कितने ध्यान से उनके उन अध्यायों को, उन तथ्यों को सुना और कितना समझा, इन सब का वो इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे जो 10 नंबर का होगा। आपको कोई परियोजना कार्य, कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा जिसपे भी आपको वाचन या श्रवण के माध्यम से इवैल्यूएशन किया जा सकता है, तो ये टोटल 20 नंबर इंटरनल मार्क्स होते हैं जो शिक्षक आपका इंटरनल इवैल्यूएशन करेंगे, तब आपको इन 20 नंबर में से मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आपके 100 मार्क्स कंप्लीट होते हैं हिंदी विषय पर। इसके बाद अंत में मैं आपको बताता चल रहा हूं कि कौन सा परिवर्तन गत वर्ष से इस वर्ष में हुआ है। आपने अभी तक जान लिया है कि आपके पास 3 पुस्तकें हैं, आरोह भाग 2, वितान भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 3 पुस्तकों का अध्ययन करना है। इसमें काव्य खंड जो गत वर्ष में गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता थी सहर्ष स्वीकारा, इसको पूर्णतः हटा दिया गया है। फिराक गोरखपुरी जी की गजल थी, इनको भी हटा दिया गया है। गद्य खंड से विष्णु खरे जी का चैप्टर था चार्ली चैपलिन यानी हम सब, पूरे पाठ को हटा दिया गया है। और रजिया सज्जाद जहीर नमक पाठ था, पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। वितान से एनी फ्रैंक डायरी के पन्ने जो अध्याय था उसको हटा दिया गया है। तो ये आपको अब अध्ययन नहीं करना है। यदि आपके पास गत वर्ष की पाठ्य पुस्तकें हैं, आपको नई पुस्तक जो 2023-24 के लिए बनी है वो नहीं मिली है, तो आप इन सब अध्यायों का अध्ययन न करें। ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी काव्य खंड थी ये 2021-22 की पुस्तक है, और ये रेशनलाइज जो अभी हुआ है 23-24 में उसमें है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आपका सिलेबस हटा है, भाई काव्य खंड में क्या हटा है, गजानन माधव मुक्तिबोध आप देख रहे हैं कि ये जो सहर्ष स्वीकारा है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। सीधा रघुवीर साय जी के बाद शमशेर बहादुर सिंह आ गया है, तो इस चैप्टर को हटा दिया गया है। उसके बाद फिराक गोरखपुरी जी की गजल हटा दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिराक गोरखपुरी जी की गजल जो थी वो यहाँ पर दी गई है, परंतु यहाँ पर सिर्फ रुबाइयां हैं, तो गजल का अध्ययन नहीं करेंगे। इसी प्रकार आप गद्य खंड में भी आपके जो चैप्टर थे विष्णु खरे जी और रजिया सज्जाद जहीर, इन दोनों को हटा दिया गया है। एक ये चैप्टर है और एक ये चैप्टर है, इन दोनों को हटा दिया गया है। टोटल 8 चैप्टर में से वर्तमान में आपके सिर्फ 6 चैप्टर हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ अभी आप देखेंगे कि वितान में से भी एन फ्रैंक जो डायरी के पन्ने हैं, जो आपका 4th चैप्टर होता था, उसको हटा दिया गया है। वर्तमान में सिर्फ 3 चैप्टर हैं। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो को अच्छे से देखने के पश्चात जाना होगा कि किस प्रकार आपका एग्जाम में पैटर्न आने वाला है, किन अध्यायों का विस्तृत गहन अध्ययन करने के पश्चात आप अपने 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और 100 में से जितने भी अधिक से अधिक स्कोर आप करेंगे वो तभी कर पाएंगे जब आप इस पूरे सिलेबस को ध्यान से समझेंगे, इस पर आधारित एग्जाम पैटर्न को समझकर अपना अध्ययन जारी रखेंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे वर्ष आप बहुत ही अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिएगा। अपने विषय अध्यापक, हिंदी विषय के अध्यापक से कुछ भी पूछने में हिचक मत कीजिएगा। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपके विषय अध्यापक जरूर सॉल्व करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।